एनएसएस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से सभी कृषि योद्धाओं का स्वागत है। आज फिर से अपने एक जो एग्रीकल्चर की जो सामान्य महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी थी उसकी अपन बात करते हैं। जो टॉपिक वाइज अपन स्टार्ट कर रखी है, जो अपन जो जनरल एग्रीकल्चर है उसके क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो भी बच्चे जेईटी सीयूटी की जो महत्वपूर्ण जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के लिए अपन बात करेंगे। आइए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपन देखते हैं कि भारत में जो आपका जो कृषि का इतिहास नामक जो बुक है, क्या है आपका जो भारत में कृषि का इतिहास नामक जो बुक है उसके लेखक कौन है, कि हाउ वाज द आपके ऑथर ऑफ द बुक इन हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारतीय जो कृषि का जो इतिहास नामक जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपका जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर बीपी पाल, आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर एम एस रचावा, नहीं है ये रंधावा है। क्या है आपका? रंधावा। ठीक है। आपका जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ठीक है, उसके द्वारा, या फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, यानी कौन सा ऐसा आपका लेखक है जो जिसके द्वारा आपके भारत में कृषि इतिहास नामक जो बुक है वो लिखी गई थी। तो देखिएगा बीपी पाल की अपन बात करते हैं तो बीपी पाल को अपन देखिएगा गुलाब का जनक भी कहते हैं। किसका कहते हैं? आपका जो गुलाब है उस गुलाब का अपन क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। और आपका जो डॉक्टर बीपी पाल है इसको अपन आईसीएआर, कौन सा आईसीएआर है उसका प्रथम महानिदेशक भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम महानिदेशक भी अपन कहते हैं। किसको कहते हैं? आपके डॉक्टर बीपी पाल को कहा जाता है। चलिए ये तो अपन ने बात करते कि डॉक्टर बीपी पाल को एक तो आईसीआर का प्रथम महानिदेशक अपन इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये भी कह दिया कि इसको गुलाब का जनक भी कहते हैं, लेकिन इसको आईसीआर का जो फर्स्ट या प्रथम महानिदेशक बनाया कब था? तो 1965 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1965 में। चलिए डॉक्टर एम एस रंधावा की बात करें तो हाँ, ये आपके भारत के कृषि का इतिहास नामक जो बुक है इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो इसलिए अपन कहते हैं कि भारत में कृषि का इतिहास नामक जो बुक है उसके लेखक कौन है? आपके डॉक्टर एम एस रंधावा। वर्गीस कुरियन की अपन और बात करें कि क्या इनका योगदान रहा है, तो आपका देखिएगा जो अपन कहते हैं आपकी श्वेत क्रांति, कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति है। उस श्वेत क्रांति अपन कहें कि संबंधित किससे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, तो उसका भी अपन थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा आपकी जो श्वेत क्रांति है, कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं, आया भी हुआ है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि संबंधित किससे, यानी आपकी जो श्वेत क्रांति है वो श्वेत क्रांति आपकी संबंधित किससे? तो संबंधित है आपके किससे? आपके दुग्ध उत्पादन से। किससे है? आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की अपन कहें शुरुआत है या इसके सूत्रपात है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1970। अब बात ये की जाती है कि 1970 में ही इसकी शुरुआत हुई, कब, कैसे हुई? तो देखिएगा आपका एक संस्थान है जिसको अपन कहते हैं एनडीडीबी। क्या कहते हैं? एनडीडीबी। और एनडीडीबी का पूरा नाम क्या होता है? आपका नेशनल डेयरी आपका डेवलपमेंट क्या है? बोर्ड है। ठीक है। आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है वो है कहां पर स्थित? तो ये स्थित है बेटा जी आपका आनंद गुजरात में। कहां स्थित है? आनंद गुजरात में स्थित है। और आनंद गुजरात में स्थित कब हुआ था, ये स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। इसका जो प्रथम जो अध्यक्ष की अपन बात करें तो आपका इसका जो प्रथम जो अध्यक्ष है, क्या है बेटा जी? आपका इसका प्रथम जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बनाया किसको था? तो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। किसको बनाया था? वर्गीस से कुरियन को बनाया। ठीक है। चलिए ये बात तो हो गई अपनी कि वर्गीस कुरियन को, लेकिन इसकी एक प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। क्या? प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष किसको कहते हैं अपन? आपका तो प्रथम महिला अध्यक्ष कहा जाता है किसको? आपकी अमृता पटेल। किसको कहते हैं? अमृता पटेल को। जब इसका 1965 के अंदर जो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित हुआ था उस समय इसका फर्स्ट अध्यक्ष किसको बनाया? वर्गीस कुरियन को। उस समय की अपन बात करें तो आपके अपन ये कहते हैं कि जो आपका आईसीएमआर है, आईसीएमआर का मतलब क्या हो गया? इंडियन काउंसिल जो मेडिकल रिसर्च है वो क्या कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने दूध की आवश्यकता होती है? कि 280 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। तो उस समय प्रति व्यक्ति भारत के लोगों को इतना दूध अवेलेबल नहीं हो रहा था, यानी प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता थी उतना उपलब्ध ही नहीं हो रहा था, उपलब्धता क्या थी? कम थी। उसके बाद क्या किया डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने? भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहले तो पूरे डेयरी सिस्टम को सुधारने के लिए किसकी स्थापना की थी? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? आपका भारतीय जो डेयरी निगम है उस डेयरी निगम की क्या की? स्थापना की। लेकिन स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना हुई है बेटा सी कब? 13 जनवरी
1970। कब हुई थी? 13 जनवरी 1970। अब 13 जनवरी 1970 को भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। तो आपका जो भारतीय डेयरी निगम है 1970 में स्थापित हुआ, तो 1970 में 3 काम क्यों हुए थे? 3 काम क्या हुए? आपका भारतीय डेयरी निगम की स्थापना भी 1970 में, और उसी समय आपकी एक क्रांति थी, और उस क्रांति का क्या हुआ था बेटा जी? सूत्रपात हुआ था। और सूत्रपात कौन सी क्रांति को हुआ? तो आपकी कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति इसलिए अपन कहते हैं, इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1970। लेकिन एक काम और बच गया कि 1970 में और क्या हुआ था? तो 1970 में आपके दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, और उस प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम है आपका? ऑपरेशन फ्लड नाम है। और ये ऑपरेशन फ्लड है वो कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला था। अब 3 चरणों में कौन सा? तो आपका ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम जो चरण था, कौन सा बेटा जी? आपके ऑपरेशन का जो प्रथम जो चरण है, वो चरण कब चला था? तो वो चला था आपका कब? 1970 में स्टार्ट हुआ, और 1978 के अंदर क्या हो गया था? समाप्त हो गया। तो 1970 से चला, 78 में क्या हो गया? समाप्त। तो इसकी प्रथम चरण जब स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंदर अपन क्या हुआ कि आपकी जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी, ठीक है, तो उसके बाद इसका जब 78 के अंदर ये खत्म हो, तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ी थी, इसलिए मानो कि भारत का दूध उत्पादन बढ़ा। उसके बाद क्या किया कि आपका इसका दूसरा चरण स्टार्ट कर दिया। अब दूसरा चरण स्टार्ट हुआ कब? तो वो स्टार्ट हुआ था बेटा जी 1 जुलाई। कब हुआ? 1 जुलाई 1970 को, 1978 को शुरुआत हुआ, और 1985 के अंदर क्या हो गया था? समाप्त। उसके बाद में तीसरा चरण हुआ। कौन सा चरण हुआ? तीसरा चरण। और तीसरे चरण की अपन बात करें तो उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में, और खत्म कब हुआ था? 1996 में। तो आपका ये ऑपरेशन फ्लड है, वो ऑपरेशन फ्लड क्या है? इसी की तो देन है। अपन ये कहते हैं कि आज अपन जो दूध के उत्पादन की अपन बात करें, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपन कौन सा स्थान है? भारत का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। तो आपके दूध उत्पादन को बढ़ाने का जो स्रोत अपन श्रेय मानते हैं, वो किस प्रोग्राम को देते हैं अपन? ऑपरेशन फ्लड, जो कितने चरणों में चला? 3 चरणों में। प्रथम चरण 1970 से 78, दूसरा 78 से 85, और तीसरा 85 से 96 में चला। चलिए, इसीलिए अपन डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, उस वर्गीस कुरियन को अपन क्या कहते हैं बेटा जी? आपका जो श्वेत क्रांति है, उस श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं। इसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता। तो मैंने बात किसकी की कि श्वेत क्रांति है, उसकी शुरुआत हुई किससे? किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है आपके किससे? आपके दूध उत्पादन से संबंधित। किससे है? दूध उत्पादन। शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। जनक वर्गीस कुरियन को 70 में हुई। कैसे? तो मैंने आपको कहा एक संस्थान है जिसको अपन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहां पर? आनंद, गुजरात में, जिसकी स्थापना हुई थी 1965। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो किसको बनाया? आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बनाया गया था। किसको बनाया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसकी महिला अध्यक्ष कौन रही थी? आपकी अमृता पटेल। लेकिन उसके बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया? दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, आपके पूरे भारत में जो डेयरी सिस्टम था उसको सुधारने के लिए, आपकी जो भी सहकारी डेयरियां हैं उनके सिस्टम को सुधारने के लिए भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की। हुई कब इसकी स्थापना? तो 13 जनवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1970 मैंने कहा 3 काम हुए थे। क्या हुए? एक तो आपका डेयरी सिस्टम की यानी भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई, आपकी श्वेत क्रांति का क्या हुआ था? सूत्रपात। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला। तो आपका जो ऑप्शन था वर्गीस कुरियन का, तो अपन इनको क्या कहते हैं? आपकी श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। किनको अपन कहते हैं? तो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन की अपन बात करें तो आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को अपन कहते हैं क्या? उनकी भी अपन बात कर लेते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अपन बात करें तो देखिएगा, आपका एक तो है आपकी कौन सी? हरित क्रांति। कौन सी? हरित क्रांति। तो अपन ये कहते हैं कि भारत में आपकी हरित क्रांति का जो जनक है, वो जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। इसके अलावा अपन कहें तो आपकी एक आती है सतत हरित क्रांति। कौन सी आती है? सतत हरित क्रांति। क्रांति, ये जो शब्द बोल दो या इनका जनक बोल दो, वो भी किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। एक क्रांति आती है जिसको अपन कहते हैं आपका सदाबहार क्रांति, और सदाबहार क्रांति भी किसने दी? आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं आपका जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, क्या है आपका? राष्ट्रीय जो किसान आयोग है, उस आयोग को स्थापित तो किया गया था 2004।
कब हुआ था? 2004 में। लेकिन इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो किसको बनाया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बनाया। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। सतत हरित क्रांति जो शब्द है, जो अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं उनसे संबंधित क्रांति है, तो उसका भी जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। सदाबहार क्रांति, संपूर्ण कृषि के क्षेत्र में विकास से संबंधित जो क्रांति है उसका भी जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग जो 2004 में स्थापित हुआ था, उसका जो प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। तो इनके योगदान की तो अपन ने बात कर ली, लेकिन आपके भारत में कृषि का इतिहास नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? आपके डॉक्टर एम एस स्वामी रंधावा के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर एम एस रंधावा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए, हरित क्रांति के अंतर्गत कौन सी फसलों का चयन किया गया था, यानी ऐसी कौन सी फसलें थी जिनका सबसे ज्यादा उपयोग आपकी हरित क्रांति? तो हरित क्रांति की अपन बात करें तो आपकी जो हरित क्रांति है, कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति है। वैसे अपन कहते हैं कि ये संबंधित किससे हैं? तो आपकी हरित क्रांति संबंधित है बेटा जी अनाज उत्पादन से। किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, या आपको ऑप्शन ये भी आ सकता है किसके उत्पादन से? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चलिए ये भी बात हो गई। लेकिन हरित क्रांति की अपन कहते हैं कि शुरुआत हुई कब? तो शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में। कब हुई थी? 1966। लेकिन ये शब्द आपको दिख रहा है ना, उस शब्द किसने दिया? तो ये दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। और दिया कब था? तो 1967 और 68 के अंदर ये शब्द दिया गया। चलिए, लेकिन हरित क्रांति में उपयोग ली गई फसलों की अपन बात करें तो उपयोग ली गई जो फसल थी वो फसल है कौन कौन सी? तो आपकी बेटा जी एक तो है आपकी गेहूं है, दूसरी है जैसे आपकी चावल है, ठीक है, इसके अलावा आपकी जैसे मक्का है, ठीक है, इसके अलावा जैसे आपकी जवार है, इसके अलावा जैसे आपकी बाजरा है, ठीक है, इसके अलावा जैसे एक आपकी रागी। 6 फसलों को शामिल किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो उपयोग कौन सी फसलों का? आपकी गेहूं और चावल। तो यही तो पूछ रहा है कि हरित क्रांति के अंतर्गत कौन सी फसलों का चयन किया गया था? तो आपके चावल और ज्वार का तो नहीं किया गया था, मक्का और गेहूं का नहीं, गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया। और इसीलिए इस हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो भारत में कहां देखा गया? आपके हरियाणा, और दूसरा आपका कौन सा राज्य बेटा जी? पंजाब राज्य के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा गया था। तो हरित क्रांति संबंधित किससे? अनाज उत्पादन से। शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 में। शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। लेकिन उपयोग ली गई या सर्वाधिक उपयोग की गई फसल कौन सी है? तो वो है आपकी गेहूं और चावल। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। आइए, विश्व का मुख्य भोजन या स्टेबल फूड कौन सा है? देखो, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल अपन कहें तो विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल तो है आपकी कौन सी? गेहूं। चलिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करें तो वो है आपकी कौन सी? चावल। लेकिन अपन ये कहें कि राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो कौन सी? आपकी बाजरा है। लेकिन अपन ये कहें कि अनाजों का राजा किसको कहते हैं? आपकी अनाज वाली जो फसल है, उन अनाज वाली फसलों का अपन कहें राजा किसको कहते हैं? तो राजा किसको कहा जाता है? आपकी गेहूं को कहते हैं। लेकिन आपके जैसे अनाज वाली फसलों की रानी की अपन बात करें, किसकी बात करें? रानी की बात करें तो रानी किसको कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। ठीक है, मक्का को आपकी जो फसलें हैं इन फसलों का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। फसलों का क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला भी कहते हैं। ड्रोसोफिला क्यों कहते हैं मक्का को? क्योंकि आप जितने भी फसलें देखते हो ना, सबसे ज्यादा रिसर्च या अनुसंधान है वो अनुसंधान किस पे हुआ है? आपकी मक्का की फसल पे हुआ है। इसलिए आपकी मक्का की फसल, जो मक्का है उस मक्का की फसल को फसलों की ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। इसके अलावा आपकी जो मक्का है इसको अपन अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, यानी बैकबोन ऑफ यूएसए। यानी आपकी अमेरिका की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसको कहते हैं? मक्का। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पाले जाते हैं सुअर, और जो सुअर होते हैं उनका जो मुख्य भोजन है उस मुख्य भोजन के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है किसकी? मक्का। इसलिए मक्का को अमेरिका की क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अनाज वाली फसलों की रानी है ही आपकी मक्का, तो यही है। वैसे अपन कहें कि मक्का के जो बीज होते हैं उन बीजों का जो पीला रंग होता है, क्या होता है? पीला रंग। वो पीला रंग किसके द्वारा होता है? ये आपसे क्वेश्चन रहेगा कि मक्का के जो बीज होते हैं उन बीजों का पीला रंग किसके द्वारा होता है? ये आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देख के बताएंगे। अगली क्लास में मैं इसको बताऊंगा आपको आंसर कि आपके मक्का के बीजों का जो पीला रंग है वो किसके द्वारा होता है। चलिए आगे देखिएगा, आपकी चावल है जिसको भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। आपकी जो बाजरा है उसको अपन क्या कहते हैं? राजस्थान की। और मक्का है जिसको अपन कहते हैं फसलों की ड्रोसोफिला इसको कहा जाता है, अनाजों की रानी इसको कहा जाता है। ठीक है, आपके मक्का है
उसको अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुअरों का प्रमुख भोजन इसको माना जाता है। लेकिन आंसर क्या होगा इसका? आपका गेहूं। तो विश्व का मुख्य भोजन या स्टेबल जो फूड होता है वो कौन सा? आपका गेहूं। चलिए इसी के अनुसार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान का जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहां स्थापित हुआ था? यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वेयर वाज द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इन एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है आपका स्टेबल इन राजस्थान। यानी राजस्थान में आपका जो क्या है, जो फर्स्ट केवीके है वो कहां स्थापित हुआ था उसकी ये बात पूछ रहा है। तो ये स्थापित हुआ कहां था उसकी अपन बात करते हैं। चलिए देखिएगा, राजस्थान के अंदर पूछ रहा है तो देखिएगा, पहले तो अपन बात करते हैं भारत में। भारत में जो फर्स्ट जो प्रथम जो केवीके है कौन सा? आपका प्रथम जो केवीके है वो स्थापित हुआ था 1974 के अंदर स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1974 के अंदर स्थापित हुआ था। हुआ कहां था? तो भारत में हुआ था पांडिचेरी। कहां हुआ था? पांडिचेरी में हुआ था बेटा जी। यानी भारत में हुआ कहां? आपके पांडिचेरी में। अब पांडिचेरी कहां पड़ता है? तो ये आता है बेटा जी आपके कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहां पड़ता है? तो ये आता है आपके तमिलनाडु। लेकिन भारत का जो फर्स्ट जो केवीके है वो केवीके आपके तमिलनाडु में या कोयम्बटूर में आपके जो पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। तो स्थापित करवाने में एक व्यक्ति का योगदान रहा। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका नाम है बेटा जी मोहन सिंह मेहता। क्या नाम है? मोहन सिंह मेहता। तो मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से आपका भारत का जो फर्स्ट केवीके है यानी 1974 में स्थापित हुआ था। कहां? पांडिचेरी के अंदर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। लेकिन राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान का आपका जो फर्स्ट जो केवीके है वो उसके 2 साल बाद में हुआ था यानी 1976 के अंदर। कहां स्थापित हुआ? तो वो हुआ था आपके फतेहपुर। और फतेहपुर कहां पड़ता है? आपका सीकर। तो सीकर में आपके जो राजस्थान का जो फर्स्ट जो केवीके है, जहां अपन कहते हैं कि भेड़ का जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर स्थित है? आपके फतेहपुर सीकर में। तो वहीं आपकी राजस्थान का जो प्रथम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आपका फतेहपुर सीकर इसको माना जाएगा। लेकिन हाँ, ये पूछता कि भारत का जो फर्स्ट केवीके वो कहां? तो वो होता आपका पांडिचेरी। और हुआ कब? 1974 में। लेकिन राजस्थान में कब हुआ? आपका 1976 के अंदर स्थापित हुआ। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्न में से सही नहीं है, आपको मिलान कीजिएगा। आर में से कौन सा ऑप्शन आपको सही नहीं मिल रहा? देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका नीली क्रांति है। नीली क्रांति किससे संबंधित? आपकी मछली उत्पादन से। किससे संबंधित? आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी जो क्रांति है वो किससे है? टमाटर उत्पादन से। ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है क्योंकि गुलाबी जो क्रांति है वो किससे संबंधित होती है? आपकी झींगा उत्पादन से। किससे? आपके झींगा उत्पादन, जो प्रोन होता है उस प्रोन के प्रोडक्शन से संबंधित जो क्रांति होती है आपकी, जिसको अपन कहते हैं गुलाबी क्रांति। लेकिन टमाटर उत्पादन से संबंधित क्रांति आती है लाल क्रांति। कौन सी आती है? लाल क्रांति, जिसको रेड क्रांति भी अपन कहते हैं। लाल क्रांति है किससे संबंधित? तो आपका जैसे मांस और वह आपका जो टमाटर होता है उस टमाटर के उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसको अपन कहते हैं रेड क्रांति। लेकिन गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित? आपका आपके झींगा उत्पादन से। चलिए, ग्रे क्रांति को अपन कहते हैं, ग्रे को अपन स्लेटी क्रांति भी कहते हैं बेटा जी। क्या कहते हैं? स्लेटी क्रांति भी कहते हैं और इसको दूसर क्रांति भी कहते हैं, जो किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। चलिए ये भी सही है। गोल्डन क्रांति की बात करें तो गोल्डन क्रांति है आपके किससे? आपके फल उत्पादन से संबंधित है। किससे है? आपकी फल उत्पादन। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, आपकी जो गोल्डन क्रांति है कौन सी है? गोल्डन क्रांति है। और इस गोल्डन क्रांति को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? सुनहरी क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरी क्रांति कहा जाता है। तो आपकी गोल्डन क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो संबंधित की बात की जाए तो अपन एक ही नाम आता है, फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। या ऑप्शन में क्या आ सकता है? बागवानी से। किससे है बेटा जी? बागवानी से। लेकिन आपकी जो गोल्डन क्रांति है, सुनहरी क्रांति, जैसे अपन ये कहते हैं कि आपकी हरित क्रांति है, उस हरित क्रांति में सर्वाधिक उपयोग की गई फसल कौन सी है? तो अपन कहते हैं गेहूं और चावल। वैसे ही आपको ये पूछ लिया जाए कि सुनहरी क्रांति में कौन से फल को बढ़ाने के लिए, किसके फल को प्रोडक्शन या उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई थी? तो आपकी गोल्डन क्रांति है वो किसके फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम में ली गई? तो सबसे ज्यादा योगदान सेब का रहा है। किसका है? सेब का। लेकिन सुनहरी क्रांति की जो जनक की अपन बात करें तो जनक किसको कहते हैं? तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर के.एल. चड्ढा को अपन क्या कहते हैं? सुनहरी क्रांति या गोल्डन क्रांति का क्या कहेंगे अपन? जनक कहते हैं। तो यही था। तो आपकी गोल्डन क्रांति है, सुनहरी क्रांति संबंधित किससे? फल उत्पादन या बागवानी से। या संबंधित पूछे किस फल से है तो आपका सेब है। जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर के.एल. चड्ढा। हाँ, एक आपको दो शब्द और आपको परेशान करेंगे। एक तो होता है सुनहरा चावल।
कौन सा होता है? सुनहरा चावल, जिसको अपन कहते हैं बेटा जी क्या? गोल्डन राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन राइस। इसका निर्माण इगो पोट्रिकस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये इसके स्रोत की अपन बात करें तो इसमें किसकी अधिकता होती है? तो आपका विटामिन ए होता है, उसकी अधिकता पाई जाती है। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस होता है, उसमें अपन कहेंगे कौन किस विटामिन की अधिकता होती है? तो सुनहरे। लेकिन एक क्रांति और आती है जिसको अपन कहते हैं गोल्डन फाइबर क्रांति। कौन सी फाइबर क्रांति? गोल्डन फाइबर क्रांति। ये गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बेटा जी आपके जूट उत्पादन से। किसके उत्पादन से? जूट फाइबर की बात आ रही है। तो एक और आती है जिसको अपन कहते हैं रजत फाइबर क्रांति। कौन सी फाइबर? रजत फाइबर क्रांति। तो रजत फाइबर जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? आपके कपास उत्पादन से संबंधित है। तो आपके जूट उत्पादन से संबंधित क्रांति गोल्डन, और आपके कपास उत्पादन से संबंधित कौन सी? आपकी रजत फाइबर क्रांति है। तो आपके एक तो गोल्डन क्रांति है, एक गोल्डन राइस है, और एक गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन क्रांति आपके फल उत्पादन से संबंधित है, और आपका गोल्डन राइस इसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। एक गोल्डन फाइबर क्रांति है वो जूट उत्पादन से, लेकिन एक फाइबर और है जिसको अपन कपास उत्पादन से संबंधित कह सकते हैं, उसका नाम क्या? रजत फाइबर क्रांति। लेकिन एक रजत क्रांति भी है आपकी। क्या है? एक रजत क्रांति भी है। जो रजत क्रांति की अपन बात करें तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? वो है आपकी अंडा उत्पादन से। किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित। तो रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से, लेकिन रजत क्रांति किससे संबंधित? आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति। चलिए इसी क्रम में अपन देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका निम्न में से सही नहीं कौन सा है? देखो नीली क्रांति का कॉम्बिनेशन एकदम सही है कि नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित होती है, लेकिन इसका अपन कहें सर इसका जनक किसको कहते हैं? तो अरुण कृष्णन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? अरुण कृष्णन को कहा जाता है। आपकी गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है, लेकिन टमाटर उत्पादन से संबंधित आपकी लाल क्रांति, और लाल क्रांति मांस उत्पादन से भी संबंधित होती है। आगे आ जाइए। ग्रे क्रांति उरक है, ग्रे को अपन स्लेटी या दूसरी क्रांति भी कह सकते हैं। गोल्डन क्रांति फल उत्पादन जिसका जनक डॉक्टर के एल चड्ढा को कहा जाता है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? आपका गुलाबी क्रांति। ये क्या नहीं है? सही नहीं है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। देखिएगा कि निम्न में से सही नहीं है। आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है कि आपको इसमें छांटना है कि निम्न में से सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इनकरेक्ट, यानी कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी सही नहीं है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं क्या? चलिए 16 सितंबर को विश्व खाद्य दिवस है बेटा जी। क्या है आपका? विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे है, वो बनाते हैं क्या? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बनाते हैं क्या? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं क्या? ये तो अभी 23 दिसंबर गया है, तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान आयोग मतलब जो दिवस है वो बनाते हैं। चलिए देखते हैं 22 मार्च की अपन बात करें तो मार्च को अपन देखें, थोड़ा सा देखिएगा। एक तो आता है 22 मार्च। 22 मार्च को अपन बनाते हैं क्या? चलिए आपका जो 22 मार्च, सॉरी क्या है बेटा जी? आपका 22 मार्च है। इस 22 मार्च को तो अपन किसको बनाते हैं? एक से 22 मार्च को मनाया जाता है क्या? आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विश्व जल दिवस। आपका जो 23 मार्च है उस 23 मार्च को अपन क्या बनाते हैं? ठीक है, उसको अपन बनाते हैं आपका मौसम विज्ञान दिवस। क्या बनाते हैं? मौसम विज्ञान दिवस बनाते हैं। लेकिन 22 मार्च से पहले भी एक और बनाते हैं, वो बनाते हैं 21 मार्च। और 21 मार्च को अपन क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं विश्व वन दिवस। कौन सा दिवस बनाते हैं? विश्व वन दिवस। ठीक है, चलिए ये बात भी हो गई। 21 मार्च को आपका विश्व वन दिवस है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस है, 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस है। आपका जो 30 मार्च होता है उस 30 मार्च को अपन बनाते हैं राजस्थान दिवस या राजस्थान स्थापना दिवस, इसको अपन बनाते हैं। तो आपका राजस्थान स्थापना जो दिवस है वो कब बनाते हैं? आपका 30 मार्च को। तो मार्च के अंदर आपके 4 दिवस है। एक तो आपका वन दिवस, जल दिवस 22 मार्च को, 23 को आपका मौसम, और आपका राजस्थान जो स्थापना दिवस अपन है वो 30 मार्च को अपन बनाया जाता है। चलिए ये तो बात हो गई। लेकिन 16 सितंबर की अपन बात करें तो ये थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है। 16 सितंबर को बनाते हैं ओजोन दिवस। कौन सा बनाते हैं? आपका ओजोन दिवस बनाते हैं। लेकिन विश्व खाद्य दिवस कब बनाते होंगे? तो विश्व खाद्य दिवस बनाते तो 16 को ही है, लेकिन बनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब बनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका जो 16 अक्टूबर है
वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व खाद्य दिवस। विश्व मृदा विज्ञान दिवस है तो वो आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस है वो आपका राष्ट्रीय किसान दिवस 23 मतलब आपका 23 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो आपका जो 16 सितंबर है उसको तो मनाते हैं ओजोन दिवस, लेकिन विश्व खाद्य दिवस है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका कौन सा आंसर होगा? आपका सेकंड ऑप्शन होगा, यही आपका सुमेलित नहीं है, यही आपका क्या है? गलत है। चलिए इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं और देखिएगा, निम्न में से कौन सी बायोडीजल फसल है? ऐसी कौन सी फसल जिसे अपन बायोडीजल बनाते हैं? तो देखो सरसों। सरसों तो इसका तो तेल का उपयोग अपन क्या करते हैं? खाने में काम लेते हैं, इसका उपयोग अपन नहीं काम लेते। लेकिन एक चीज देखिएगा, सरसों का जो तेल होता है क्या होता है? सरसों का जो तेल होता है उसमें पाया जाता है ग्लूकोसाइनोलेट। ग्लूकोसाइनोलेट पाया जाता है और इस ग्लूकोसाइनोलेट की जो मात्रा है वो मात्रा क्या है बेटा जी? 0.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब अधिक नहीं होनी चाहिए, क्यों? अधिक मात्रा हो गई तो इसका अपन उपभोग करेंगे और उपभोग करेंगे तो आप में एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं, कौन सा रोग? घेंगा रोग। क्या रोग होता है? घेंगा रोग। लेकिन आपके सरसों के तेल में इसकी मात्रा को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन बेटा जी? जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? जिंक सल्फेट का। तो आपके सरसों के तेल में एक विषैला तत्व जिसको अपन कह सकते हैं ग्लूकोसाइनोलेट है, उसके अधिक मात्रा होने पर खाद्य तेल के अंदर उसमें कौन सा रोग हो सकता है? घेंगा रोग। इसकी मात्रा को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? जिंक सल्फेट का। चलिए गेहूं की अपन बात करें तो अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपके अनाज वाली फसलों का राजा किसको कहते हैं? गेहूं को कहते हैं। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वो भी कौन सी? आपकी गेहूं। वैज्ञानिक नाम टेटिकम एस्टिवम होता है। जेट्रोपा है। जेट्रोपा अपन ये कह सकते हैं कि आपका एक, जैसे अपन रतन जोत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन? रतन जोत है। तो रतन जोत होता है जिसको अपन नाम होता है जेट्रोपा कर्कस। क्या होता है? जेट्रोपा कर्कस इसका वैज्ञानिक नाम होता है और इसी का उपयोग अपन क्या करते हैं? बायोडीजल बनाने के लिए काम लेते हैं। और बायोडीजल से संबंधित एक क्रांति भी जिसको अपन क्या कहते हैं? काली क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? काली क्रांति, जो संबंधित आपके जेट्रोपा या आपके बायोडीजल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? आपका रतन जोत। यानी रतन जोत का उपयोग अपन बायोडीजल की फसल के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। राजस्थान किसान आयोग की स्थापना हुई कब? यानी आपका जो राजस्थान जो किसान आयोग है, उस राजस्थान किसान आयोग की स्थापना की अपन बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना हुई कब थी? तो उसकी अपन बात करें 2004 के अंदर, 8 के अंदर, 11 के अंदर, 15 के अंदर हुई कब? तो देखिएगा, एक तो है आपका राष्ट्रीय किसान आयोग। कौन सा होता है? राष्ट्रीय किसान आयोग। और राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की अपन बात करें तो 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। लेकिन इसका अध्यक्ष की अपन बात करें तो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था किसको? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। किसको बनाया गया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बनाया गया था। चलिए इसकी तो बात हो गई। राष्ट्रीय किसान आयोग की शुरुआत क्यों की गई? तो इसकी अपन बात करते हैं, जो किसान थे वो क्या है? किसान कृषि के बोझ से आत्महत्या कर रहे थे, तो उस आत्महत्या को कम करने के लिए इस राष्ट्रीय किसान आयोग की क्या गई थी? स्थापना की गई थी। चलिए राजस्थान किसान आयोग की अपन बात करें तो राजस्थान किसान आयोग की स्थापना हुई थी बेटा जी 26 नवंबर 2011 को स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 2011 को इसकी हुई थी स्थापना। लेकिन इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष की अपन बात करें तो इसका अध्यक्ष बनाया था सावरमल जाट को। किसको बनाया था? सावरमल जाट को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान किसान आयोग है उसका अध्यक्ष सावरमल जाट को, स्थापना कब हुई थी? तो 26 नवंबर 2011 को। लेकिन राष्ट्रीय किसान आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। और 2004 के अंदर क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। चलिए लेकिन अपन बात करें कि 2004 है, 2008 है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। आइए, राष्ट्रीय जैविक खेती की स्थापना कब हुई थी? यानी राष्ट्रीय जो जैविक खेती है उसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 के अंदर, 2004 के अंदर, 2010 के अंदर, 2016 के अंदर। तो बेटा जी इसकी स्थापना तो हुई थी 2004 के। यानी आपका जो राष्ट्रीय जैविक खेती जो है उसकी स्थापना की अपन बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? आपके 2004 में। लेकिन आपके राष्ट्रीय जैविक खेती से संबंधित एक केंद्र भी है और वो केंद्र है कहां पर? वो है बेटा जी आपका गाजियाबाद। कहां है? गाजियाबाद। और गाजियाबाद कहां पड़ता है? आपका
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आपको पूछ राष्ट्रीय जैविक खेती का केंद्र कहां पर स्थित है, तो आपके गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उसकी स्थापना की अपन बात करें तो 2004 के अंदर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा, आपकी बात करें 18 जनवरी 2016 की अपन बात करें तो 18 जनवरी 2016 को एक जैविक खेती का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन को भारत का एक राज्य है, कौन सा राज्य है, भारत का एक राज्य है जिसको अपन कहते हैं बेटा जी सिक्किम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्किम। और इस सिक्किम को जैविक राज्य घोषित किया गया था। कौन सा राज्य घोषित किया गया था, जैविक राज्य घोषित किया गया था। और उसको कब घोषित किया, 18 जनवरी 2016 को। तो अपन कह सकते हैं भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको जैविक खेती वाला राज्य कहते हैं, उसको अपन कहते हैं बेटा जी कौन सा, सिक्किम। लेकिन राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र पूछे तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। स्थापना कब हुई थी, 2004 के अंदर हुई थी स्थापना। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं कि केज क्रॉप का उदाहरण कौन सा है, विच ऑफ फॉलोइंग इन एग्जांपल इन केज क्रॉप। केज क्रॉप होती क्या, उसको देखिएगा। केज क्रॉप की अपन बात करें, किसकी बात करें, केज क्रॉप की बात करें तो आपकी मुख्य फसल है, क्या है बेटा जी, मुख्य फसल है। अगर वो उगाना संभव नहीं हो, क्या नहीं हो, उगाना संभव नहीं हो, तो आप क्या करोगे, उस समय कम समय में क्या होगी बेटा जी, कम समय या कम अवधि में तैयार होने वाली जो फसल होती है, उन फसलों को अपन क्या करते हैं, उगाते हैं। अब कम समय या कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों को अपन क्या कहते हैं, केज क्रॉप कहते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी क्रॉप उगाना चाहते हो और वो उगाने का टाइम जो निकल गया है और आपके पास कुछ समय कम बचा है, तो आप क्या करोगे, उस स्थान के ऊपर कम समय में तैयार होने वाली या कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों को उगाओगे। और उन फसलों को अपन कहते हैं क्या बेटा जी, केज क्रॉप। और केज क्रॉप का मुख्य उदाहरण ये पूछ रहा है, तो फर्स्ट आपका मूंग है, बाजरा है, चावल है, आपका गेहूं है। तो कौन सा इसका केज क्रॉप का मुख्य उदाहरण होगा, तो आपका आंसर होगा बेटा जी मूंग। यानी मूंग क्या है, आपके केज क्रॉप का एक आपका क्या है, मुख्य उदाहरण माना जाता है। क्योंकि ये जो फसल है वो आपकी जायद ऋतु में उगा सकते हैं अपन खरीफ। इसकी कुछ ऐसी वैरायटियां हैं या ऐसी किस्में हैं जो केवल 60 से 65 दिन में क्या हो जाती है बेटा जी, पककर क्या हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। तो आपकी केज क्रॉप का मुख्य उदाहरण कौन सा माना जाता है, आपका मूंग माना जाता है। एक और आता है जिसको अपन कहते हैं कवर क्रॉप। आपकी कवर क्रॉप क्या होती है, जैसे ऐसी फसलें जो मृदा की सतह पर फैलकर क्या करती है, मृदा की सतह को ढकने का काम करती हैं, जो मृदा में नमी का संरक्षण करती है, मृदा क्षरण को रोकने का काम करती है, उन फसलों को कवर क्रॉप कहते हैं। कवर क्रॉप का जो मुख्य उदाहरण होता है वो उदाहरण है बेटा जी आपका चौला। और चौला को अपन क्या कहते हैं बेटा जी, लोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोबिया कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या माना जाएगा, आपका मूंग माना जाएगा, जिसको विग्ना अपन क्या कहते हैं, आपकी जो मूंग है उसको अपन क्या करते हैं, इसका उदाहरण मानते हैं, जिसको अपन विग्ना रेडिएटा कहा जाता है। बाजरे का वैज्ञानिक नाम पेनिसेटम ग्लूकम अमेरिका ट्राइफोडियम होता है। हाँ, एक चीज और देखिएगा, आपकी जो बाजरा होता है उस बाजरे को स्वयं सिंचित फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं सिंचित फसल भी कहते हैं। बाजरे को सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप भी कहा जाता है। लेकिन सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप क्यों कहते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आप इसमें मतलब बताइएगा कि आपकी जो बाजरा है, इस बाजरे को स्वयं सिंचित फसल या सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप क्यों कहा जाता है। इसकी अपन बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, यानी इस बाजरे को सेल्फ इरिगेटेड या स्वयं सिंचित फसल क्यों कहा जाता है। लेकिन आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप या स्वयं सिंचित फसल क्यों कहते हैं। आज के लिए आपकी जो महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी थी जो जनरल एग्रीकल्चर की, उनकी अपन ने बात की। इसी क्रम में से अपन नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।